उस दिन शाम को बिलासपुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अबे बिरजू, ये तो रोज का तमाशा हो गया है। शाम ढलते ही बत्ती गुल हो जाती है। बिजली विभाग की तो ऐसी की तैसी। हाँ भाई, पर जो भी हो, इस पेड़ के नीचे गपशप का जो मजा है ना, वो लाइट में कहाँ आता है। हाँ, पर ये देखो, आज तो शैलेन चाचा अब तक नहीं आए। उनकी बिना कहानियों के ना ये महफिल अधूरी लगती है यार। कहानी नहीं रे, वो सच्ची घटनाएं होती हैं। तू भूल गया क्या? पिछली बार उन्होंने डूगर राम वाले कुएं की बात बताई थी, जहां एक पिशाचिनी रहती थी। अरे छोड़ यार, मुझे तो लगता है वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। तेरी सोच गलत है नान्हे। कभी कभी जो आंखों से नहीं दिखता वही असली होता है, और जो साया छाया बनकर हमारे बीच चलता है उसे हम तब तक नहीं पहचानते जब तक वो खुद सामने ना आ जाए। तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक बुजुर्ग आदमी की परछाई सामने पेड़ के पास दिखाई दी। धीरे धीरे पास आते हुए उन्होंने आवाज लगाई, अरे ओ धर्मू, बिरजू, नान्हे, का हाल है रे? बिजली फिर चली गई क्या? अरे चाचा, आप आ गए। हम तो सोच रहे थे आप आज नहीं आएंगे। अरे भाई, मैं भले तुमसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे जवानों के साथ बात करके और किस्से सुनाना, यही तो असली जिंदगी है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करने में कोई मजा नहीं आता। तो चाचा, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे आप? कोई असली, जो आपने खुद देखी हो? शैलेन चाचा चुप हो गए। उनकी आंखों में कुछ बीते वक्त की परछाइयां तैरने लगीं। फिर उन्होंने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, तुम लोग सोचते हो मैं जो सुनाता हूं वो सब बनावटी है, पर सच्चाई ये है कि डॉक्टर रहते हुए मैंने बहुत कुछ देखा है। ऐसी ऐसी घटनाएं जिन्हें सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा ही किस्सा सुनाता हूं जो डरावना तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा भावुक। शुरुआत होती है बलपुर नाम के एक गांव से, जहां मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। मैंने जब मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी, तब मेरी पहली सरकारी पोस्टिंग एक बेहद शांत लेकिन रहस्यमय गांव में हुई थी। नाम था बलपुर। शहर से बहुत दूर, जहां अभी तक ढंग से बिजली भी नहीं पहुंची थी। गांव की मिट्टी में सोंधी खुशबू थी और लोगों के दिल में अपनापन। पर मुझे नहीं पता था कि इसी गांव में मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव मेरा इंतजार कर रहा है। एक दिन 2 गांव वाले डॉक्टर के घर आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, सब ठीक है ना यहाँ? अरे हाँ हाँ, सब बढ़िया है। गांव मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ की शांति और आप सबका अपनापन दिल को छू गया। हम तो बस यही पूछने आए थे कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं? कोई परेशानी हो तो बताइए, हम सब मदद के लिए हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। श्याम भैया खाना बना देते हैं और बाकी काम मैं खुद निपटा लेता हूँ। अकेला जरूर हूं, पर यहां बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। बातचीत के दौरान दोनों ग्रामीण हंसते हंसते अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई, जैसे कोई भारी बात दिल में छुपाए बैठे हों। डॉक्टर साहब, एक बात कहनी थी आपसे, थोड़ी निजी है। क्या बात है? आप लोग इतने गंभीर क्यों हो गए अचानक? डॉक्टर साहब, ये जो आपका क्वार्टर है ना, वो गांव के आखिरी कोने पर है। उसके ठीक पीछे जो जंगल की पगडंडी जाती है, उसका नाम आपने सुना? नहीं, क्यों? उस रास्ते की बदनामी बहुत है साहब। कोई भी शरीफ आदमी वहां अंधेरा होते ही नहीं जाता। कहते हैं उस रास्ते पर कुछ है जो दिखता नहीं पर मारता जरूर है। मैं पहले तो मुस्कुरा दिया, सोचा गांव की कोई पुरानी मान्यता होगी, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वह झूठा नहीं लग रहा था। क्या कोई हादसा हुआ है पहले? कई लोग जो रात में उस जंगल के रास्ते से गुजरे, वो कभी लौटे नहीं। किसी की लाश मिली, किसी का पता ही नहीं चला। पुलिस भी आई थी एक बार, लेकिन वो भी कुछ साबित नहीं कर पाई। इसलिए साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शाम के बाद ना तो अस्पताल जाइए और ना ही उस रास्ते की तरफ जाइए। श्याम भैया भी इसलिए शाम ढलने से पहले ही खाना बनाकर चले जाते हैं। मैंने उनकी बातों को हल्के में लिया।
पर दिल के किसी कोने में एक डर जरूर बैठ गया था। उसी दिन से मैंने ठान लिया, बिना जरूरत के रात में बाहर नहीं निकलूंगा, और जंगल वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उस रात जब पूरा गांव सो चुका था और बाहर सिर्फ सन्नाटा, कुछ झींगरों की आवाज और मध्यम हवा चल रही थी, तभी अचानक मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नींद गहरी थी और वो आवाज जैसे किसी सपने की तरह कानों में पड़ी। लेकिन जब वही आवाज दोबारा आई जोर से, मैं हड़बड़ाकर उठ गया। घड़ी देखी रात के आधो बज रहे थे। मैं सोच में पड़ गया, इतनी रात को कौन हो सकता है। डॉक्टर साहब, प्लीज दरवाजा खोलिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उठ नहीं पा रही हैं, मर जाएंगी अगर अब मदद नहीं मिली। एक पल को तो मैं चिढ़ गया, फिर याद आया मैं एक डॉक्टर हूं। किसी की जान पर बनी हो और मैं मदद ना करूं, ये तो मेरे पेशे के खिलाफ होगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, मेरा नाम गणेश है। हम पास के गांव के रहने वाले हैं, जंगल के पार। मेरी माँ बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही है, बुखार बहुत तेज है। पिताजी भी बूढ़े हैं, इसलिए मैं खुद आया आपको बुलाने। वो आदमी थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और सच्चाई साफ दिख रही थी। उसकी बातों में एक अलग ही गहराई थी। मैंने एक बार भी शक नहीं किया और बिना समय गंवाए उसके साथ निकल पड़ा। रात के अंधेरे में एक अनजान रास्ते पर। गणेश, तुम्हारा गांव बहुत दूर है क्या? ज्यादा नहीं, बस जंगल पार करना होगा, सीधा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। हम दोनों चल पड़े और मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी रात शुरू हो चुकी थी। रात के लगभग 2:30 चुके थे। मैं गणेश के पीछे पीछे चल रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। बरसात का मौसम था। हल्की हल्की ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी, जैसे जंगल खुद कुछ कह रहा हो। गणेश, तुम्हारा गांव बहुत दूर है क्या? ज्यादा नहीं डॉक्टर साहब, बस ये जंगल पार करना है, हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल और भी सघन होता जा रहा था। कहीं कहीं टॉर्च की रोशनी भी पेड़ों की छांव से टकराकर बुझ सी जाती थी। और तभी मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। गणेश, एक बात पूछूं? पूछिए डॉक्टर साहब। इस जंगल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या तुम्हारे गांव तक जाने का? लेकिन वो बहुत लंबा है, इस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं, और माँ की हालत बहुत खराब है डॉक्टर साहब। उसकी आवाज में जो दर्द था उसने मेरे सारे शक मिटा दिए। मैंने खुद से कहा, यह वक्त सवाल पूछने का नहीं, मदद करने का है। ठीक है, तुम्हारी माँ को क्या क्या लक्षण हैं? सर दर्द बहुत तेज है, बुखार भी है, वो उठ भी नहीं पा रही, बोलना भी बंद कर दिया है उन्होंने। जैसे ही वो अपनी माँ की बात करता, उसके चेहरे पर बेचैनी बढ़ जाती। उसका प्यार, उसकी चिंता, सब कुछ असली लगता था। लेकिन जंगल वो अब और भी गहरा और डरावना हो चला था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में झींगरों की आवाजें। कोई इंसानी हलचल नहीं, सिवाय हमारे पैरों की आहट के। गणेश, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या मतलब? मेरे कानों में कुछ फुसफुसाने की आवाजें आई थीं, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। चलो जल्दी चलते हैं, लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा डॉक्टर साहब, चलिए। हम दोनों अब तेजी से चल रहे थे, पर जो भी हमारे पीछे था उसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी लगता कि किसी ने हमारे ठीक पीछे कदम रखा हो, और तभी किसी ने हमें पीछे से आवाज दी, अबे ओ, रुको, जो कुछ है निकालो, वरना जिंदा नहीं बचोगे। हमने मुड़कर देखा, 2 आदमी जंगल के अंदर ही हमें घेर लिया था। जल्दी से जो है निकालो,
मोबाइल, पैसा, घड़ी, सब कुछ। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर हूं। इसका माँ बीमार है, उसी को देखने जा रहा हूं। मेरी माँ मर रही है, हमें जाने दो प्लीज। मर जाए तेरी मां, हमें क्या? अभी तेरी लाश बनाएंगे दोनों की। उसके बाद जो हुआ मैं आज तक नहीं भूल पाया। जैसे किसी ने पीछे से फुसफुसाकर कुछ कहा और वो दोनों गुंडे अचानक चिल्लाते हुए भागने लगे। जंगल में गूंजती उनकी डर की चीखें, जैसे उन्होंने कुछ अनदेखा देख लिया हो। भूत है रे, भूत, अरे भागो। गणेश ने मेरी तरफ देखा और फिर बोला, चलिए डॉक्टर साहब, अब और देर नहीं करनी चाहिए। मैं अब कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं था। मैं सिर्फ चल रहा था और एक बात बार बार मेरे मन में गूंज रही थी, क्या सच में किसी अदृश्य शक्ति ने हमें बचाया? गणेश, वो दोनों आदमी अचानक क्यों भाग गए थे? क्या उन्हें कुछ दिखा था? पता नहीं डॉक्टर साहब, पर जिस जगह वो भागे वहां कई बार अजीब चीजें हो चुकी है। हो सकता है उन्हें वही दिखा हो। गणेश की बात से मेरी सांसें और भारी हो गई, जैसे कोई मुझे अंदर से जकड़ रहा हो। पेड़, झाड़ियां, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ डर में बदलने लगा था। और तभी पीछे से फिर वही फुसफुसाहट साफ सुनाई दी, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। गणेश, क्या तुमने वो सुना? नहीं, क्या? जैसे कोई कह रहा था, लौट जाओ, यहां मत आओ। गणेश कुछ नहीं बोला। शायद उसने कुछ नहीं सुना था, या शायद वो मुझे डराना नहीं चाहता था। पर मेरी आंखें अब और भी तेज हो चुकी थी। और तभी मैंने देखा, हमारे पीछे दो परछाइयां चल रही थी, जैसे कोई काले साए हमें निहार रहे हो। ठीक ठीक इंसानी आकृति, पर कोई चेहरा नहीं, बस छायाएं जिनके कदमों की आहट नहीं थी, पर उनका मौजूद होना मैं साफ महसूस कर सकता था। गणेश, पीछे मत देखना, पर हम दोनों के पीछे कुछ है। मुझे भी महसूस हो रहा है। चलिए दौड़ते हैं। और फिर हम दोनों अंधेरे जंगल में दौड़ने लगे, जैसे मौत हमारी एड़ी छूकर चल रही हो। पेड़ हमारे कपड़ों में अटक रहे थे, झाड़ियां हमारे रास्ते को जाल की तरह रोक रही थी, पर हम दौड़ते रहे जब तक कि वो परछाइयां धीरे धीरे ओझल नहीं हो गई। बस कुछ ही दूरी है डॉक्टर साहब, अब हम गांव के पास हैं। और फिर कुछ दूर पर एक छोटी सी बस्ती की रोशनी दिखी। गणेश ने एक पुराने मिट्टी के घर की ओर इशारा किया। यही है मेरा घर। आप अंदर जाइए डॉक्टर साहब, माँ भीतर है, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम नहीं आओगे अंदर? आप जाइए, मैं बस यहीं हूँ। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया और जो कुछ देखा वो मेरी समझ से परे था। एक वृद्ध महिला बिस्तर पर कराह रही थी, चेहरा पीला पड़ा था। बगल में एक वृद्ध पुरुष बैठा था और उनकी आंखों में उम्मीद थी। डॉक्टर साहब, आप आ गए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, वरना आज रात शायद हम अपनी पत्नी को खो देते। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहां हूं। मैं देखता हूं क्या हालत है। मैंने महिला की नब्ज देखी, तापमान मापा, साफ था, तेज बुखार था, साथ में निर्बलता। उन्हें तुरंत दवा और एक इंजेक्शन की जरूरत थी। इनकी हालत काफी गंभीर है, पर घबराने की जरूरत नहीं। मैं इंजेक्शन दे देता हूं, फिर कुछ दवाएं देता हूं। अगर आधे घंटे में असर हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी सांसें रोके सुन रही हो। और तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आए? किसने बताया मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में? अरे, आपके बेटे गणेश ने रात में मेरे दरवाजे पर आया था। काफी घबराया हुआ था, बोला कि मां बहुत बीमार है। मैं तुरंत साथ चल पड़ा।
मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी ऐसे चौंका जैसे किसी ने उनके दिल में बिजली का झटका दे दिया हो। उनकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। फिर वो चुपचाप उठे और घर के कोने में रखी एक लोहे की संदूक खोलने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकाली और मेरे सामने रख दी। क्या ये वही था? क्या यही लड़का आया था आपको बुलाने? मैंने तस्वीर देखी और देखते ही पहचान गया। हाँ, यही चेहरा, यही आंखें, यही शांत हाव भाव। हाँ, यही तो है। किसी ने मुझे बुलाया था। गणेश। डॉक्टर साहब, गणेश अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 1 साल पहले शहर से लौटते वक्त सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। गणेश, जो अभी थोड़ी देर पहले तक मेरे साथ था, जिसके साथ मैंने पूरे जंगल का सफर किया, वो अमरा हुआ था। पर वो तो बाहर खड़ा था। उसने ही तो कहा था, आप अंदर जाइए, मैं यहीं हूं। नहीं डॉक्टर साहब, वो अब दिखाई नहीं देगा। उसका काम पूरा हो गया। उसकी मां को अब आपसे मदद मिल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया था। महिला की तबीयत सुधरने लगी थी। मैं चुपचाप बैठा रहा, बस एक ही बात सोचता हुआ। एक बेटा जो मरने के बाद भी अपनी मां की तकलीफ से बेचैन हो गया और डॉक्टर को खुद बुलाने आ गया। गणेश बचपन से ही मां के बहुत करीब था डॉक्टर साहब। जब भी मां को जरा सी भी तकलीफ होती थी, वो बेचैन हो जाता था। मरते वक्त भी सिर्फ एक बात कह रहा था, मां को संभाल लेना। शायद उसकी रूह अब भी यही फर्ज निभा रही थी। मैंने खिड़की खोली और देखा, पूरे गांव पर सुबह की पहली किरण फैल रही थी। सूरज की हल्की पीली रोशनी, मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट, मानो जैसे अंधेरे और डर को पीछे छोड़कर एक नई सुबह आ चुकी थी। मैं चला चलता हूं, अब आप लोग संभाल सकते हैं। गणेश जहां भी है बहुत शांत होगा। भगवान आपको बहुत खुश रखे बेटा। आज तू नहीं आता तो मैं घर से बाहर निकला और एक बार पीछे मुड़कर देखा, गणेश कहीं नहीं था। पर ऐसा लगा जैसे वह वहीं था, घर के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। शायद सच्चे बेटे कभी मरते नहीं। उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला जाए, पर उनका प्रेम, उनका कर्तव्य हमेशा जिंदा रहता है। और यही थी बलपुर गांव की वो रात, जिसने मेरे दिल में हमेशा के लिए एक अदृश्य रक्षक की याद छोड़ दी। गणेश, तू चला गया, पर एक कहानी बन गया जिसे मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा।